अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुशामदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू में आज बहुत इम्पोर्टेंट इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग शुरू हुई, उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 1,10,000 के लगभग लोग लुकमाजल बन चुके हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं और जंग थमने का नाम नहीं ले रही। आलमी ताकतें इस जंग में को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे हो नहीं पाया। और जो सुपर पावर दुनिया में है अमेरिका, वो हर बार वीटो करके सीज फायर में के लिए जो करारदाद पेश की जाती है यूएन में, उसको वीटो कर देता है। तो जंग फिलहाल जारी है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इन सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स पे और इसमें जो एक प्रोसीडिंग हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका फ़लस्तीन का इशू जो लेके कोर्ट आईसीजे में गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस इस सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में बड़े बाखबर सहाफ़ी जनाब सैयद फैसल अली साहब। फैसल, मैं गुफ्तगू में फार्मली आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ मदऊ करने के लिए। अच्छा फैसल, आप चूँकि गुज़श्ता मैं आपके अपने चैनल पे आप जिन चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, उन पे आपकी रिपोर्टिंग हमारी नज़र से गुज़रती है। आप फ़लस्तीन के इशू को और इसराइल फ़लस्तीन के इशू को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, उस पे खबरें दे रहे हैं, उस पे अपना तज्ज़िया देते हैं और जो बड़ा एक फैक्चुअल होता है आपका एनालिसिस। मुझे ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दा है दुनिया में, जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं, जो पीस को पसंद करने वाले लोग हैं, जो ब्लडशेड नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सीज फायर नो। यानी ये बड़ा एक कॉमन सा स्लोगन है पूरी दुनिया में। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रोसीडिंग्स है, वो कहाँ तक पहुंची? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपने यहाँ मौका दिया कि हम थोड़े से जो फिगर्स हमारे पास हैं उससे लोगों को आगाह कर सकें कि एग्जैक्टली सिनारियो क्या है। तो आम लोग जो हैं, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो इस चीज पर यकीन रखते हैं कि अमन का बोलबाला होना चाहिए, उनकी शायद तवक्कुआत और उम्मीदें होती हैं आलमी इदारों से भी, इंटरनेशनल बॉडीज से भी और दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक जो कि फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस मामले ने इस बयानिए को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, क्योंकि अगर सिर्फ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसका दायरा इख्तियार यकीनी तौर पर उन ममालिक के ऊपर है जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि 123 हैं। और अगर हम बिल्कुल इसमें दुरुस्त। फिजिकल पार्टीज की बात करें कि जो इस मामले को पूरी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, यानी अमेरिका और इसराइल, तो ये दोनों ही ममालिक इसके मेंबर नहीं हैं। और 2002 में इन दोनों ममालिक ने इस बॉडी जो है, ये यूनाइटेड नेशन की एक कोर्ट है, इससे दस्तबरदार हो गए थे ये, क्योंकि इन दोनों ही ममालिक को और बिलखुसूस अमेरिका को ये मसाइल आ रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर होने के नाते कि इनके अपने शहरी दूसरे ममालिक में जासूसी के इल्जामात में, दीगर मामलात में पकड़े जा रहे थे। और वो लोग, वो ममालिक जो है इस मामले को आलमी अदालतों में ले जा रहे थे, आलमी अदालत इंसाफ में ले जा रहे थे। तो उसका हल अमेरिका ने ये ढूंढा था कि इस अदालत के दायरा इख्तियार से ही जान छुड़ाई जाए। तो 2002 में न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल भी आलमी अदालत इंसाफ की जो जुरिस्डिक्शन है उससे आजाद हो गया, खुद ही इन्होंने विड्रा कर दिया था। उसके बाद ये सिग्नेटरी नहीं है। तो अब जो रूलिंग आई थी 29 जनवरी को तकरीबन, उस रूलिंग के अंदर भी कोई जानदार पोजीशन आलमी अदालत इंसाफ की नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेड थी। और उसमें कोई खुले अल्फाज में सीज फायर की बात नहीं है। उसमें यह है कि आप आम लोगों पर हमले बंद करें, लेकिन कोई ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता कि सीज फायर आप करें, फौरी तौर पर करें और आप हमें जवाब दें। वैसे तो 1 महीने का टाइम दिया गया था इसराइल को कि आप जवाब जमा करवाएं। उस जवाब को लेकर कोई बड़ी हैपनिंग नहीं है कि वो आलमी अदालत इंसाफ के पास गया तो उन्होंने उसका क्या किया। लेकिन ये जरूर है कि इस सब के दौरान अब जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग है वो है यूरोपीय यूनियन का एक इंतहाई अहम मुल्क जिसको बेल्जियम कहा जाता है, जो कि अब इस केस में फ्रीक बनने जा रहा है। और कुछ इंटेंशन हमें पाकिस्तान की जानब से भी सामने आई थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन का वाहिद रुकन मुल्क बेल्जियम, उसका इस मामले में एक फ्रीक के तौर पर साउथ अफ्रीका के केस को स्ट्रांग करने के लिए सामने आना एक बड़ी पॉजिटिव हैपनिंग है। वहीं आपको ये भी हम जरूर बताएं कि
अब आलमी अदालत इंसाफ की आप जो गुज़िश्ता रूलिंग्स देखें तो वो कितनी काबिल अमल रही। तो उससे भी पहले अगर सही। हम शायद यूनाइटेड नेशन के ऊपर जाएँ जिसकी ये अंडर आती है ये बॉडी, तो आपको ये पूरी तरह से नज़र आएगा कि ये इसका अमल दखल जो है वो या इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो पावर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है क्योंकि यूक्रेन जंग के हवाले से आपको मालूम होगा कि सदर पुतिन को लेकर एक अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए थे इसी अदालत ने कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हाँ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंटरनेशनल ट्रैवल था वो महदूद हो गया था। वो उन ममालिक का सफर नहीं कर सकते थे और स्टिल नहीं कर सकते जो आलमी अदालत इंसाफ के सिग्नेटरी हैं, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर जाएंगे तो सही। उन्हें उस रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वो पकड़कर उन्हें आलमी अदालत इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो उनकी इन्फोर्समेंट की एजेंसी के लोग हैं उनके हवाले करें। तो इस मामले में जो सही। आलमी अदालत इंसाफ की अपनी रूलिंग है, पहली बात तो ये है कि वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, उसमें काफी ज्यादा लेवरेज था इसराइल के लिए और उसकी शायद वजह ये थी कि लॉबिंग वहां पर भी थी। आप खुद देखेंगे वहां पर इसराइल का दिफा करने वाले जो जज साहब थे वो कौन थे, वो इसराइल की एक हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे और वो नेतन्याहू के बड़े ही क्लोज एलाई रहे हुए थे। तो उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो यकीनी तौर पर उन्होंने इसराइल को ही दिफा करना है, डिफेंड करना है और फिर जो बाकी लोग थे उसमें जो भी बिलखुसूस जो पूरा इसमें इसराइल का दिफा करने के लिए जो भी ममालिक गए और उन्होंने भी जो अपने वहां पर वकला भेजे, पूरे जो लायर्स की टीम्स गई, जो जजेस गए, वो बड़े टॉप के लोग थे। वो ऐसे लोग थे कि जो इससे पहले भी इसराइल को बचाते आए हैं मुख्तलिफ मौकों के ऊपर। हम एग्जैक्टली उन डिटेल्स में अभी तो नहीं जा सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि उस रूलिंग का बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका अलबत्ता ये एक प्रेशर, एक हाइप ज़रूर बना के बेल्जियम जैसा मुल्क वो सामने आ चुका हुआ है। वो उनको साउथ अफ्रीका के इस मामले को बैक कर रहा है और ये यूरोप से कम जो इस काज़ है इसके लिए एक बड़ा बड़ा आसरा और बड़ा सहारा है इसके हवाले से। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रोसीडिंग, उसकी रूलिंग के बारे में आपने बात की। फैसल, आप चूँकि स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बैठते हैं, मैंने देखा है कि आप क्वेश्चनिंग भी करते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट की इस वक़्त बॉडी लैंग्वेज को आप किस तरह देख रहे हैं? जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, ज़ाहिर है अमेरिकन प्रेस भी करता होगा, दुनिया का प्रेस उधर बैठा होता है, वो भी करता होगा, आप भी करते हैं। तो फ़लस्तीन के मामले पे जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है और उसमें इसराइल के लिए हमायत होती है और उसमें जो कंडमनेशन है वो तो ज़ाहिर बात है नहीं होती, लेकिन दुख का इज़हार होता है जी कि लोग मारे गए हैं। अभी रिसेंटली जो 3 रोज़ पहले की ब्रीफिंग थी उसमें एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ और वो वाक़या जो है वो अमेरिका की इसराइल के ऊपर पॉलिसी शिफ्ट को सामने ला चुका है और वो ये हुआ कि एक हमारे कोलीग द इंटरसेप्ट के जर्नलिस्ट जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 14,000 से ज़ायद बच्चे मारे गए और आपका बड़ा नेगेटिव रोल है, आप जंग नहीं रुकवा सके, सीज़ फायर नहीं करा सके, इन बच्चों का मुस्तकबिल ये जनरेशन क्या देखेगी और ये क्या याद रखेगी? तो उसका जवाब देते हुए सही। जो स्पोक्स पर्सन थे मैथ्यू मिलर, वो जज्बाती हो गए। अब ये अपने जी। एंड पे ये बात यहाँ अगर मैं इसको कोट करूँ कि एक डिप्लोमैट का जज्बाती होना, शायद इस पर तनकीद भी हो सकती है। ये कोई बात बनती नहीं है। डिप्लोमैट का, स्पोक्स पर्सन का ठीक है वो इंसान होता है, लेकिन वो स्टेट की पोज़ीशन दिखाता है। आप इमोशनल होके क्या बताना चाह रहे हैं? कि आप फेल हो चुके हैं, आपकी डिप्लोमेसी फ़ारिग हो चुकी है और यकीनी तौर पर यही बताया गया। वो जज्बाती हो गए, उनकी आवाज़ भर्राई, थोड़े बहुत आँसू भी आए और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने ज़ब्त किया और उन्होंने कहा जी कि बहुत मुश्किल है जी, हम सब बच्चों वाले हैं, यकीनी तौर पर ये सवाल इस पर रद्द-ए-अमल देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिशें कर रहे हैं। तो इस चीज़ से एक चीज़ आपको हम बताएँ कि स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की और अमरीकी अवामी नुमाइंदगान और सेनेट की, उसके अंदर जो बोलने वाले लोग थे, जो हुकूमत के लोग थे, उनकी जो पोज़ीशन थी, वो पहले बहुत ही ज़्यादा प्रो इसराइल थी। लेकिन अब आप अजीब वारदात इस वक़्त देखेंगे, वारदात मैं इसलिए कहूँगा कि इसमें पूरी तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। वो इस तरह से कि अब इसराइल के मामले पर अमेरिका अपनी पोजीशन पूरी तरह से चेंज कर चुका है। अब खुद इस वक्त डिप्लोमेटिक क्राइसिस है इसराइल और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि अमेरिका की जितनी कोशिशें रहीं सीज फायर लाने के लिए वो नाकाम हो चुकी हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने 6 से ज़ायद दौरे किए पूरे मिडल ईस्ट के। अभी भी वो बल्कि मिडल ईस्ट के ट्रिप पर हैं। इसराइल वो 6 मर्तबा जा चुके हैं और वो हर मर्तबा इसलिए गए कि सीज फायर करें, कैदियों की रिहाई के लिए चीज़ें तय करें और जो मिस्र और कतर कह रहे हैं उस बात को सुन लें। वो जो हमास को इसमें
उनके साथ मुज़ाकरात करके ज़ाहिर है कि कतर और मिस्र हमें कोई चीज़ बताते हैं कि भाई कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिस पर आपको पीछे हटना होगा, लेकिन वो नहीं हट रहे पीछे, और उसका नतीजा ये हुआ कि गुज़श्ता रोज़ यानी 2 रोज़ पहले अमेरिकी सेनेट से एक नामवर डेमोक्रेट जो हैं, उन्होंने लिटरली अपनी स्पीच में ये कहा कि इसराइल के अंदर नए इलेक्शन की ज़रूरत है। इसराइल ऐसे नहीं चल सकता, ये एक अपार्टाइड स्टेट बन चुकी है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नेतन्याहू बात नहीं सुन रहे, लिटरली कुछ ऐसे अल्फाज हमें यहाँ दोहरा नहीं सकता, लेकिन शायद दोहराने ज़रूरी भी हैं कि एक तो बाइडेन साहब खुद जो है वो नेतन्याहू को जो है वो अपनी कन्वर्सेशन में, जो कि यहाँ अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुई, उन्हें व्हाट द हेल भी कह चुके हैं, उन्हें एक और बात कह चुके हैं जो मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं, बड़ी अजीब बात सही है और सही। उससे नापसंदीदगी ज़ाहिर हो रही है। टोटली अब आप ये भी देखें साथ में कि ये एक ऐसा ताल्लुक है अमेरिका और इसराइल का कि 150 शिपमेंट्स हथियारों की और बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार इसराइल को दिए गए, अमेरिका ने, अमेरिकी हुकूमत ने, और ये सियासी हुकूमत ने दिए। इसमें कोई कांग्रेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और इस पे एहतजाज है अमेरिका के अंदर। इस पर सिविलियन जो एक्टिविस्ट हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि आपने 150 के लगभग जो शिपमेंट्स पहुंचाई और वो सारे हथियार गजा के ऊपर इस्तेमाल हुए और उसमें कोई आपने पूछा नहीं। और फिर जो बाइडेन खुद एड इसराइल के लिए चाह रहे थे, कोई 67 बिलियन डॉलर की कि जी इनको दें, वो कांग्रेस ने रोकी हुई है अभी तक, क्योंकि जो लोअर हाउस है यानी कि अवान नुमाइंदगान, उसमें अपोजिशन यानी रिपब्लिकन जो हैं वो अक्सरियत में है और वो उसको पास नहीं कर रहे, और उन्होंने अलग से एक 14 बिलियन का बहरहाल इसराइल को दिया है पैकेज। तो इसराइल जो है वो अमेरिकी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन महकमा खारजा, व्हाइट हाउस, ये दोनों अब इस वक्त तनकीद कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, और वो तनकीद इस तरह से है कि जी सिविलियन हार्म जो है वो रोका जाए, और अमेरिकी नायब सदर जो हैं कमला हैरिस, वो तो सीज फायर का कह चुकी है लिटरली। अब आप ये यहाँ से ये दोगलापन देखें, डूल आप डिप्लोमेसी देखें, या इसको आप इनफैक्ट क्या कहेंगे? इनफैक्ट थोड़ा-सा चूँकि अमेरिकन इलेक्शन करीब हैं अभी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो वो मतलब उसको भी देखना होगा, वो भी कैलकुलेटेड, आपने पहले कहा कि बड़ा कैलकुलेटेड है। मैं ये पूछ रहा था फैसल, जो मेरे ज़हन में सवाल आता है कि चूँकि अमेरिका मतलब हम माने या ना माने, बहरहाल वो एक सुपर पावर है और वो दुनिया पे हुकूमत, उसकी पॉलिसीज़ जो दुनिया की जमहूरियतों में या अमरीतों में या मतलब आप मोनार्की स्टेट जो है उसमें जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो अमेरिकन आशीर्वाद से ही बनती हैं, ये हम देख चुके हैं। तो जो अमेरिका का फ़लस्तीन पे सीज़ फायर ना करने पे एक प्रिंसिपल जो स्टैंस है, उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल है, उसको कैसे देखते हैं? अवामी रद्द-ए-अमल ये है कि यहाँ पर वीकली प्रोटेस्ट होते हैं, द कैपिटल के बाहर भी, व्हाइट हाउस के बाहर भी, यहाँ की जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिलखुसूस खुद जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहने वाली जो ज्यूइश पॉपुलेशन है, उनके बड़े-बड़े हुँ, फोरम्स हुँ, हैं, जैसे कि ज्यूइश वर्ल्ड फॉर पीस, और उनके साथ हुँ, मुसलमान भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, और इनके पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, अवान नुमाइंदगान के और सेनेट के लोग होते हैं, वो उनके साथ आकर खड़े होते हैं। कैंडल्स जलाई जाती हैं तकरीबन हुँ, हर हफ्ते व्हाइट हाउस के सामने, द कैपिटल के बाहर, और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, सख्त एहतजाज कर रहे हैं कि ये आप क्या क्या कर रहे हो खुद। अवामी रद्दमल यह है कि अब जब कैंपेन में जा रहे हैं बाइडन, तो उन्हें काफी ज्यादा सख्त अलकाबात मिल रहे हैं लोगों से, लोग उठ उठ कर उन्हें जो है वो जंगी मुजरिम करार दे रहे हैं, लोग उठ उठ कर उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथों पर खून है। और लिटरली जो अमेरिका हुँ, की यूनाइटेड नेशन के अंदर सफीर है, उनका एक दो मरतबा हुँ, रास्ता रोका गया, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन उनके ऊपर आवाजें कसने का सिलसिला हुआ। तो अवामी रद्द-ए-अमल तो हुँ, बड़ा शिद्दत का है, और जो आम लोग हैं वो इस मामले को, हुँ, यानी हमारा भी इंटरेक्शन होता है, वो इसको बहुत ही बुरा कंसिडर करते हैं। अब अमेरिका के आम लोगों का एक कंसर्न ये भी है कि भाई चले आम लोग तो मारे जा रहे हैं, और जो सफारती महाज पर हो रहा है, अब इनका कंसर्न ये भी है कि भाई ये जंग जब शुरू होती है तो उसमें अमेरिका अपने इन ऐसे इस तरह के प्रायोरिटी वाले एलाइज को हथियार देता है और पैसे देता है, और अमरीकियों का ये ख्याल है कि वो पैसे हमारे टैक्स से जा रहे हैं, और उसकी वजह से मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, अजीब गरीब इकनॉमिक जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, महंगाई हो जाती है, दिगर चीजें, तो इनके लिए ये चीज बड़ी मदद करती है। ये चीज शायद इनके लिए पहले है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहा जाए कि जी, अवामी रद्द-ए-अमल तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लोग बिल्कुल निकलते हैं। और आपने देखा कि वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा तारीखी प्रोटेस्ट हुआ गुज़िश्ता माह, और वो तारीख बताया जाता है इस शहर की, अमरीकी दारुल हुकूमत की, जो कि बड़ा खामोश शहर है। इतने बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं होते, सही, लेकिन लोग निकले। सही।
अच्छा फैसल, एक बात बड़ी अचंभे की है मेरे लिए, चूंकि जो सोचने समझने की या कुछ पढ़ने लिखने की बात करते हैं हम लोग, हमारा जो मशागल है वो ये है कि एक तरफ आपने बताया कि 174 या इसके इर्द गिर्द शिपमेंट्स कहीं एमिनेशन की, और इस साइमल्टेनियसली जो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो यूएन जिसको रन करता है, यूएन भी चूंकि अमेरिकन प्रो अमेरिकन ही है, वो अपील कर रहा है जी कि वहाँ पे पानी नहीं है गजा में, वहाँ पे बच्चे मार रहे हैं उनकी, वो मेल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, और उस तरह की अपीलें जा रही हैं। तो क्या जो डोनेशन है या जो यूएन जिस तरह डोनेशन लेके जाता है, जो कैटास्ट्रॉफिकली हिट एरियाज होते हैं उनमें जो अपनी इमदाद देता है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि साइमल्टेनियसली दो चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ एमिनेशन चल रहा है और दूसरी तरफ आपका जो अ, इमदादी सामान है वो उसकी तरसील जो बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लेके जा रही है गजा में। वो अलग बात है कि उस पे जब एक क्लस्टर बनता है लोगों को, तो इसराइल उस पे भी बमबारी करता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे बड़ा क्लियर है कि यूनाइटेड नेशन का एक रिहैबिलिटेशन का इदारा है, अनवरा जिसे कहा जाता है, सही। UNRWA, जो कि स्पेसिफिकली सही। जंगजदा इलाकों के लिए होता है और वहां पर वो स्टेशन होता है, उनके ऑफिस होते हैं। इस जंग शुरू होने के कुछ अरसे बाद, यानी अब गालिबन 2 महीने हो चुके हैं कि उसकी फंडिंग बंद कर दी गई है, न सिर्फ अमेरिका ने, पूरे यूरोपीय यूनियन ने और बहुत से दीगर ममालिक ने। और वो फंडिंग इस बुनियाद पे हम्म। बंद की गई कि इसराइल ने इन्हें ये एविडेंस अपनी तरफ से बना कर दिए कि भाई ये जो हैं इनके टाइज हमास के साथ हैं, दीगर गजा के ग्रुप्स के साथ हैं, और इनको जो आप दे रहे हैं या इनके पास जो फ्यूल है वो चोरी हो रहा है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और इनके रिसोर्सेज पर वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो हालांकि खुद यूनाइटेड नेशन, जो खुद यूनाइटेड नेशन है, वो इस चीज को पूरी तरह से रद्द कर चुकी है, इसकी कोई शायद वो नहीं मान रहे, और वो कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सारी सही। जो धूल है वो आंखों में झोंकने के बावजूद कनाडा जैसा मुल्क जो है और कुछ और ममालिक हैं, उन्होंने फंडिंग UNRWA की दोबारा शुरू कर दी है, और वो ये समझते हैं कि एग्जैक्टली। ये अनजस्ट चीज है। तो जो ये आप बात कर रहे हैं जी के शिपमेंट्स एक तरफ जो 150 से ज्यादा हैं, और फिर दूसरी तरफ ये ह्यूमैनिटेरियन एड है। ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर जो फेस सेविंग की अमेरिका ने वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी है, वो है एयर ड्रॉप। अब ये जहाज़ों के ज़रिए से इमदाद जो है वो गज़ा के अंदर पहुँच रही है, वो इतने बुरे तरीके से खुद उस इमदाद के नीचे आकर कई लोग मारे जा चुके हैं, वो इतनी बेहंगम है। और फिर आपने ये भी देखा कुछ रोज़ सही। पहले कि जो लोग इमदाद के लिए जमे उनके ऊपर इसराइल के हमले। तो यहाँ पर सही। बड़ी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है। मैं एक चीज़ ज़रूर आपके सामने ऐड करूँगा कि यूनाइटेड नेशन जो है बड़ी, जिसको एक बॉडी समझा जाता था, अब मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इस क्राइसिस में वो एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि दर्जन भर जो है वो रेजोल्यूशन सामने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि भाई सीज फायर आए या ह्यूमैनिटेरियन पास का नाम दिया इन वेस्टर्न कंट्रीज ने। हम्म। कुछ कंट्रीज ने स्पेसिफिकली सीज फायर का नाम दिया, जैसे चाइना ने, रशिया ने, और रिसेंटली जी। अल्जीरिया ने। तो ये जी। स्पेसिफिकली सीज़फायर की जो तीनों रेजोल्यूशंस थी वो तीनों अमेरिका ने वीटो की, और आप हैरान होंगे कि 1945 से ऑनवर्ड पहले 2 अशरों में अमेरिका ने वीटो पावर इतना इस्तेमाल नहीं किया जितना हालिया इस अरसे में कर चुका है, और अभी तक मजमूई तौर पर 46 मरतबा सिर्फ अमेरिका इसराइल के लिए वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है। तो पीछे क्या रहता है, सही। सूरत-ए-हाल ये है कि अब ये कह रहे हैं कुछ कंट्रीज, जैसे कि मलेशिया ने कहा 5 रोज पहले कि भाई हम्म। इस वीटो पावर को ही आप खत्म कर लें, क्योंकि इसको 5 ममालिक अपनी सही। मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक इस पूरे क्राइसिस में थोड़ा बहुत जो एज था फ़लस्तीनियों के लिए या सीज़फायर के मामला पर, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी जो सदारत थी वो चाइना के पास थी। अब वो तकरीबन महीना पहले वो फ्रांस के पास जा चुकी है, वो जो कि खुद परमानेंट मेंबर है इसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। तो वीटो। इसके बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो वीटो पावर है इसको खत्म करने का मुतालबा ये कोई पहली मर्तबा नहीं आया, ये 2018 में इंडिया भी कर चुका है, क्योंकि खुद इंडिया को भी इस तरह की मामलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें कोई चीज अगर चाइना ले आता है, कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से बैक होती है और आगे रिप्रेजेंट की जाती है, तो वीटो पावर जो है उसका जितना बुरा इस्तेमाल अभी हुआ है वो शायद ही इससे पहले हुआ हो, और वो पूरी तरह से एक्सपोज कर गया है सिस्टम को। क्योंकि अब आप इस चीज को पूरी तरह से देखें कि इस वक्त इस चीज का भी पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन खुद देख रहा है कि भाई जितना इसका गलत इस्तेमाल हुआ इसको हमें
शायद खत्म ही करना चाहिए। लेकिन चीजें वहां पर है कि जहां से वो रिटर्न नहीं हो सकती, वो इतनी मैनिपुलेटेड सिस्टम है। एक जानब आप ये देखें कि यूनाइटेड जी। नेशन के अंदर अमेरिका 3 अरबा सीज फायर को वीटो कर चुका है। दूसरी जानब जो वाशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस है, प्रेसिडेंट बाइडेन की नायब वाइस प्रेसिडेंट जो है कैमला हैरिस, खुद वॉइस वो कह रही हैं कि सीज फायर करें। वहां यूनाइटेड नेशन में नहीं, लेकिन यहाँ पॉलिटिकली कह रही हैं, पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर के तौर पर कह रही हैं। क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और अब इन्होंने आपको हम ये जरूर बताएं कि अब इतनी इनके मामला खराब हैं इसराइल के साथ कि ये अब चेंज ऑफ द रजीम पे काम कर रहे हैं पूरी तरह से, और इन्होंने करना है। इन्होंने अपोजिशन के साथ ये तो मामला ये तो ये तो फैसल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये तो पहले भी मतलब जो ये वार जब शुरू हुई तो उससे पहले भी तो ये चेंज ऑफ रिजीम पे काम एंड जो नेतन्याहू के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लाने की कोशिश कर रही थी, तो ऑल ऑफ सडन फिर बीच में ये जंग का मामला आ गया, तो उसके बाद उसने बहुत ब्रुटली उस आपने उस गुस्से को भी जो इंटरनल था इजरायली जो पॉलिटिकल उसके ओपोनेंट्स की तरफ से, वो भी उसने फलस्तीन पे निकाला। तो फैसल क्या देखते हैं आप, क्योंकि आप एक पावरफुल मतलब जो सेंटर ऑफ पावर है पूरी दुनिया का इस वक्त ताहाल, उसमें बैठे हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि फलस्तीन के लिए मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतर न्यूज़ आने के चांसेस मौजूद हैं? क्योंकि इसको हम लिंक कर सकते हैं कि अमेरिकन जो इलेक्शन हो रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे भी जो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो अपोजिशन है वो इसको यूज कर सकती है, और वो एक इसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपने प्रोपेगेंडे को, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे को मैसेज में प्रोलिफरेट कर सकती है, उसको फैला फैला सकती है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है फलस्तीन के लिए, क्योंकि एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन बन चुकी है वहाँ? एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इस जंग के दौरान बेशक रिपब्लिकन्स भी होते तो उन्होंने भी इसराइल की इसी तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट करनी थी। लेकिन हम्म, डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये नुकसान हुआ है कि इन्होंने पहले खुद ही लेफ्ट अनकंडीशनल सपोर्ट जो है इसराइल के लिए इस्तेमाल किया, और फिर साथ में एक चीज ये इसराइल को बताते थे कि इस वार कैंपेन के दौरान आप रूल्स ऑफ वार के तहत जंग करें, यानी कुछ उसूलों के तहत आप करते रहें जो कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये आ चुकी है हम्म, कि इनके इलेक्शन इम्पैक्ट हो चुके हैं। इन्होंने पहले भी सीक्रेटली उन्हें कहा कि भाई इस जंग को आप खत्म करें, इसके इम्पैक्ट्स बड़े बैड आ रहे हैं। तो खुद इनका अपना इलेक्शन प्रोसेस, और लिटरली के जो अमेरिका की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट हो चुकी है इन इलेक्शंस के अंदर। प्राइमरी इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए वो बड़े क्लियर हैं कि वो तमाम तर जगह जहां से पहले डेमोक्रेट्स अच्छी तरह से जीते थे, इस जंग की वजह से कम जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो सब दूसरी जानब वोट दे रहे हैं। और वो भी हम्म, एक एक्सट्रीम है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक रिटेलिएशन में। तो नियर फ्यूचर में जाहिर है कि अच्छा, इसराइल जो है वो एक ऐसा मामला है जो कि अमेरिका के लिए बड़ा ही आप कह लें कि प्रायोरिटी में भी मोस्ट टॉप प्रायोरिटी है, और इसकी इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, और उसकी अपनी कंडीशंस के तहत जो है वो इस मामले को आगे ले जाएंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में थोड़ा डिफरेंस है इसराइल पॉलिसी को लेकर। यानी रिपब्लिकन्स तो जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने मामला किया, वो आप देखें कि उन्होंने उनकी वो खुद क्योंकि सख्त गिर हैं तो उनकी सख्त गिर पॉलिसियां भी रही। उन्होंने एक्सपेंशन जो थी सही, इसराइल की उसको भी सपोर्ट किया, फिर जेरूशलेम के अंदर कॉन्सुलेट भी उन्होंने बनवाया। और फिर अब मामला ये है सही, कि इनको पूरी तरह से इनकी सपोर्ट हासिल है। हाँ, ये अपने पॉलिटिकल अपने मोटिव्स को डैमेज किए बगैर उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखेंगे। अभी इनके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स आने वाले इलेक्शंस में डैमेज हो रहे हैं, इसलिए ये वहां रजीम चेंज करने जा रहे हैं, वहां नो कॉन्फिडेंस लाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको ये भी हम जरूर बताएं कि अमेरिका में लीगली लॉबिंग जो है वो अलाउ है। तो ये भी हमें मालूम हुआ यहाँ आके कि अमरीकी जो हमारे नुमाइंदगान हैं या सेनेट के लोग हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन में एक बहुत बड़ी फंडिंग जो है उन्हें जो जिविश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जिविश ऑर्गेनाइजेशंस जो आप कह लें कि प्रो इसराइल तो नहीं, बल्कि जो बड़ी सख्त गिर किस्म की इसराइली रियासत और जो दो रियासती हल पर यकीन नहीं रखती, वो लोग इन्हें फंड करते हैं इनकी कैंपेन्स में। अब उन लोगों की उस फंडिंग का जवाब इन्होंने देना होता है, और वो इसी तरह की अनकंडीशनल सपोर्ट, इसी तरह की मिलिट्री एड, इसी तरह की असिस्टेंस और इन चीजों की सूरत में दिया जाता है। तो जब तक इनके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स
ठीक रहें, ये उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखते हैं। अभी डैमेज हो रहे हैं तो अभी आप देखेंगे इनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, तो दैट्स इट के इन्होंने एक सपोर्ट तो उनकी जारी रखनी है और उनको ये ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा अच्छा फैसल, चूंकि वक्त हमारा मतलब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है और शायद ये आखिरी 2-4 मिनट है हमारे पास। अ, आप ये बताएंगे जो मुस्लिम कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी आपकी बात होती होगी, जिस तरह मतलब लाइक मुस्लिम कंट्री जिस तरह सऊदी अरबिया है एक बड़ा इम्पोर्टेंट अलाई है, तुर्की है उसकी वो भी मतलब नेटो का हिस्सा है। इसी तरह आप मिडल ईस्ट के जो मतलब जो सम हो कुछ इम्पैक्ट रखते हैं दुनिया की पॉलिटिक्स पे और अमेरिका के लिए बड़े अहम हैं, तो उनका क्या रोल है मौजूदा वक्त तक? क्योंकि ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन का आपने मैंने देखा कि हमने देखा ईरान और मतलब एक दो दूसरे यमन को छोड़ के या बैरूत किसी तरह रिस्पॉन्सिव रहा, किसी तरह बड़ा प्रोएक्टिवली, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो अपना किरदार अदा कर सकते थे जो ममालिक, उनने उस तरह से किरदार अदा करने से कासिर रहे। तो आप क्या देखते हैं कि उनका किरदार कैसा रहा? क्या वो लॉबिंग क्या वो भी करते हैं कांग्रेस मेंबर्स के साथ या जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उनके साथ? ये तकरीबन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है तो ऐसा ना होने के बराबर है, कोई खुफिया सफारतकारी हो रही हो तो उसका इल्म हमें नहीं है। सऊदी अरब ने एक हुँ, ओआईसी का बड़ा इजलास बुलाया था, अगर आपको याद हो, और उसमें जीसीसी कंट्रीज को भी बुलाया था, सारी अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया सारे इकट्ठे थे। और वहाँ एक चीज तय हुई थी कि जी हम एक कमेटी हुँ, बनाएंगे, और उस कमेटी में कोई 5 ममालिक थे, तुर्की भी था उसमें, बिल्कुल सऊदी अरब खुद भी था, मिस्र था, ये ममालिक थे और इन्होंने P5 कंट्रीज के दौरे किए थे, जो परमानेंट मेंबर हैं सही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कि भाई इस चीज को कैसे रोका जाए, सीज फायर कैसे किया जाए। अब उस सारी प्रैक्टिस का भी इस वक्त तक जो नतीजा है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिरी जो बड़ी हैपनिंग है इसको लेकर कि कोई बड़ी इस पे कोई चीज हो, वो पोलैंड के अंदर होने वाले खुफिया एजेंसियों के सरबराहान के मुज़ाकरात थे, जिसमें इसराइल के, मिस्र सही, के, कतर के और खुद अमरीकी सीआईए के चीफ वो भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने जो भी कंक्लूजन या जो हल निकाला वो भी नेतन्याहू ने कबूल नहीं किया। अब ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनकी अपनी जो पावर है या जो इनकी मनवाने वाली ताकत है, वो ना होने के बराबर है, क्योंकि सही, सिर्फ एक कतर ऐसा मुल्क है जिसकी बात हमास सुनता है और अमेरिका जिसकी बात को किसी हद तक अहमियत देता है। दूसरा मिस्र जो कि इमीडिएट नेबर है गजा के साथ, इज़राइल, फिलिस्तीन के साथ, इसराइल के साथ, तो ये दो ममालिक अहम है। अब उन दोनों ममालिक की आप अपनी अलाइनमेंट अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ देखें तो वो बड़ी यानी गिव एंड टेक वाली है, वो कितना एक दबाव डाल सकते हैं। और कतर खुद जो है वो तो सिर्फ एक मेडिएटर के तौर पर है, उन्होंने दफ्तर खोल के दिया हुआ है, अफगानिस्तान वालों को भी खोल के दिया था, गजा वालों को भी खोल के दिया हुआ है कि यहाँ हमारे मुल्क में आप बैठ के डिप्लोमेसी करें। तो कोई पावरफुल या कोई ऐसी चीज बज़ाहिर मुस्लिम दुनिया से बिल्कुल नहीं नजर आ रही कि जिसका कोई इम्पैक्ट सामने आया हो, बिल्कुल एक जरा भी नहीं। सही, तय्यब अर्दगान ने अलबत्ता सबसे ज्यादा शदीद, अगर सफारती अंदाज में किसी ने कोई लफ्ज इस्तेमाल किए तो अर्दगान ने इस्तेमाल किए। ईरान की बात मुख्तलिफ है, वो तो मसल्ह सपोर्ट उनकी कर रहे हैं, और बाकी यमन की सूरत हाल आपके सामने है कि वो खुद अपने ऊपर ले चुके हैं इस चीज को, खुद सफर कर रहे हैं सही, इनकी हमायत में खड़े होने के नतीजे में। तो ये कहा जाए कि सही, मुस्लिम दुनिया क्या कर रही है तो वो लिप सर्विस कर रही है, दैट्स इट। सही, सही। Faisal, it was really a great discussion. It was really insightful discussion. मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया। मैं गाए बगाए फिर आपको ज़हमत दूंगा। आपके पास वक्त हुआ, मुझे पता है कि आप 3-4 मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करते हैं, आप मसरूफ़ होते हैं। तो आइए इट्स योर नर्सी कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। फिर मैं अगर आपको ज़हमत दूँ तो आई आई बिलीव कि आप फिर मुझे वक्त देंगे। एनी टाइम। आज के लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए हम बहुत शुक्रिया, हाजिर हैं अपना आपकी बहुत बात ख्याल के लिए, रखिएगा। बड़ी बड़ी नवाजिश कि आपने हमें मौका दिया, और बहुत सारी चीजें ज़ाहिर है कि मजीद सामने लानी हमें चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तो वो यकीनी तौर पर सिलसिला जारी रहेगा। सर्टेनली सर्टेनली सर्टेनली, और हम इसको सामने लाते रहेंगे। ये जो हमारी एक छोटी सी एफर्ट है इसके जरिए हम चीज़ें सामने लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
नाजरीन, ये थे सैयद फैसल अली जो वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। हमारी दुआ है और हम ख्वाहिश करते हैं कि जो फ़लस्तीन है वो मज़ीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल ना हो और जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो किसी तरह इसराइल को कन्विंस कर लें कि वो वहाँ पे सीज़ फायर करे और मज़ीद इंसानी जानें ज़ाया ना हों। गुफ्तगू में आज तक इतना ही। फिर किसी दिन हाज़िर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए दोस्त के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। Don't forget to like, subscribe and share.